नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल ही में I2U2 आपने काफ़ी सुना होगा। ये एक दरअसल एक ग्रुप का नाम है। उसकी अब पहली समिट अभी हुई है 14 जुलाई को। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये समिट वर्चुअली हुई थी और इस समिट के बाद काफ़ी अनाउंसमेंट भी किया है सारे मेंबर्स ने इस समिट के। तो क्या है ये ग्रुप और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए? इस ग्रुप में होने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्या चैलेंजेस है? ये सब का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। आपको बस एंड तक इस वीडियो में बने रहना है और अगर आपको लगे इस वीडियो ने आपके टाइम में कोई वैल्यू ऐड किया है, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, वीडियो पे कमेंट करना है, फीडबैक देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो 14 जुलाई को पहली मीटिंग होती है I2U2 के। वर्चुअली इस ग्रुप की मीटिंग होती है। क्या है ना, I2 का मतलब है इंडिया और इज़राइल और U2 का मतलब है UAE और USA। तो इन्हीं चारों के नाम पे इस ग्रुप का नाम रखा गया है I2U2। और इस ग्रुप का मेन एम है कोऑपरेशन करना इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड और भी इकोनॉमिक एरियाज़ में कोऑपरेट करना। अगर इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो अक्टूबर 2021 में क्या होता है, चारों देश के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिलते हैं, इस ग्रुप को बनाने का आइडिया सामने रखते हैं। उस समय इस ग्रुप का नाम रखा जाता है इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में यूएई के जो एम्बेसडर थे इंडिया में वो इसको कहते हैं, ये एक ग्रुप एक वेस्ट क्वाड की तरह है। क्वाड का मतलब होता है फोर, यानी जो उस भी ग्रुप में चार मेंबर हो उसको कहते हैं क्वाड। तो इसीलिए इसको वो कह देते हैं ये वेस्ट क्वाड है। जैसे कि क्वाड है जो इंडो पैसिफिक का ग्रुप, इंडो पैसिफिक एरिया में जो ग्रुप है उसी की तरह ये वेस्ट एशिया वाले एरिया का क्वाड है। लेकिन अभी इसका जो फॉर्मल नेम है वो है I2U2। इसकी फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग हुई है 14 जुलाई को और इस मीटिंग में टोटल 2.3 बिलियन USD का इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अट्रैक्ट किया है। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। और इस 2.3 बिलियन में से 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट केवल 2 बिलियन USD का इन्वेस्टमेंट केवल UAE करेगा, जिसका इस्तेमाल करके इंडिया में बनाया जाएगा फूड पार्क, जिसकी वजह से जो रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसको टैकल कर किया जा सकेगा। फूड पार्क बनाया जाएगा, इसके लिए पैसे देगा यूएई, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन फूड पार्क जो है वो होता क्या है? दरअसल होता क्या है ना गाइस, कि जो फूड का प्रोड्यूस करना और फिर उसको मार्केट में ले आके बेचना, इन दोनों के बीच में काफ़ी स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये स्टेजेस इन्वॉल्व जो होते हैं, इसकी फैसिलिटी हर जगह एक ही जगह पे हर चीज़ की फैसिलिटी होती नहीं है। तो इन सारे स्टेज को फैसिलिटेट करने के लिए एक एरिया बनाया जाता है। वहाँ पर जो सारी फैसिलिटी जो ज़रूरत होती है इन स्टेजेस में, वो इंस्टॉल की जाती है, ताकि जो लिंकेजेस है, बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस फार्म्स का, वो क्रिएट किया जा सके और सप्लाई चेन एक तरह से क्रिएट हो। ठीक है? तो यहाँ क्या होता है कि फार्मर्स अपना जो प्रोड्यूस है वो लेके आते हैं, उनसे वो ले लिया जाता है, सेग्रीगेट कर लिया जाता है और फिर उसको प्रोसेसिंग जो लगना है उसको प्रोसेस्ड किया जाता है फूड को। फिर उसको और अच्छे तरह से पैकिंग वगैरह सब कुछ करके, और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं फूड पार्क में, जैसे स्टोरेज की फैसिलिटी हो गई, फिर मार्केट से कनेक्शन होता है। तो ये सब प्रोवाइड किया जाता है फूड पार्क में। तो फूड पार्क कुछ नहीं है, एक वो एक एरिया है जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो उसका फ़ायदा उठा सके फार्मर अपना सामान बेचने में और उसको फिर मार्केट में हम लोग ईज़िली सेल। तो इस तरह की फैसिलिटी बनाई जाएगी यूएई के फंडिंग से और इसमें यूएसए और इज़राइल भी अपना पार्टनरशिप करेंगे और अपनी टेक्नोलॉजी या फिर प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे। फिर इसके बाद जो यूएसए है वो भी कहता है कि हम भी 300 मिलियन का इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। आपको पता होगा इंडिया का जो 2030 का टारगेट है 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी डेवलप करना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया को हेल्प करेगा इस चीज़ ये टारगेट अचीव करने में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, जैसे कि सारे कंट्रीज जो है वो अब अब्राहम अकॉर्ड में अपनी जो कमिटमेंट शो करते हैं और जो सबका ये मानना होता है कि कॉपरेशन के थ्रू हम लोग जो अपना रिसोर्स जो है हम लोग के पास उसको मोबिलाइज करके हम लोग ग्रेटर अचीवमेंट पा कर सकते हैं। इसके बाद हर समिट की तरह लीडर्स अपने स्पीच देते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि अपने स्ट्रेंथ, एक्सपर्टीज, मार्केट को मोबिलाइज करके हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं अपना जो एजेंडा है उसको, और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी कुछ। और इस अनसर्टेनिटी के टाइम पे
ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बाकी भी लीडर जो है अपना स्टेटमेंट देते हैं और एक फिर जॉइंट स्टेटमेंट आता है जिसमें सारे लीडर जो है वो अपना कमिटमेंट बताते हैं अब्राहम अकॉर्ड को लेके और प्राइवेट से कैपिटल को बढ़ाने की बात करते हैं और 6 इम्पोर्टेंट सेक्टर में कोऑपरेशन की बात करते हैं। कौन से 6 इम्पोर्टेंट सेक्टर है? वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फूड हो गया, हेल्थ हो गया और स्पेस हो गया। बिडेन कहते हैं कि जो फूड पार्क में जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर पोटेंशियल है कि अगले 5 साल में ही जो टोटल प्रोडक्शन है इंडिया का फूड प्रोडक्शन उसको 3 फोल्ड इंक्रीज कर सके। इसके बाद मैंने अब्राहम रिकॉर्ड काफी बार मेंशन किया तो यहाँ आप लोग के लिए अब्राहम रिकॉर्ड भी जान लेना जरूरी है। अब्राहम रिकॉर्ड क्या है गाइज कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी भी जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज रखता होगा उसको वो यहाँ पर शुरुआत में जब मैंने बताए होंगे I2U2 ग्रुप के तो वो काफी शॉक हुआ होगा कि इजराइल जो कि एक यहूदी कंट्री है और यूएई जो एक की मुस्लिम कंट्री है, ये दोनों कंट्री आखिर एक साथ कैसे आ गई। तो ये गाइज ये पॉसिबल हो पाया है अब्राहम अकॉर्ड की वजह से। दरअसल होता क्या है कि अगस्त 2020 में बहरीन, यूएई और इजराइल ये तीनों कंट्रीज मिलके एक अकॉर्ड साइन करते हैं जिसको मीडिएट करता है यूएसए। ये इस अकॉर्ड में दोनों कंट्रीज बहरीन और यूएई इजराइल को रिकॉग्नाइज करती हैं और कहती हैं कि हम लोग आज से पीसफुल वे में डील करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूचर में और कॉपरेशन करेंगे। उस समय ये एग्रीमेंट पूरी दुनिया को शॉक कर देता है। ये काफ़ी इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ हो जाती है उस समय के हिसाब से। अभी भी ये काफ़ी जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो इसके खिलाफ हैं और ये ऐसा नहीं चाहते हैं। बट धीरे-धीरे कई कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर रही हैं। ख़ैर जो भी हो इस अकॉर्ड का वजह से इज़राइल और यूएई एक ग्रुप में आ पाते हैं। वापस आ जाते हैं गाइज अपने टॉपिक पे। I2U2 ग्रुप की जो इम्पोर्टेंस है वो इसी बात से क्लियर हो जाती है कि सिर्फ पहले ही सबमिट में 2.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है। 2.3 बिलियन का प्लस टेक्नोलॉजी प्लस प्राइवेट सेक्टर ये सब मोबिलाइज कर पाया है ये ग्रुप। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसी से काफ़ी क्लियर है। काफ़ी रिसोर्सेज है इनके पास, काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी स्किल्स है जिसको ये कॉपरेट करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट उससे पा सकते हैं। और इंडिया का ये फायदा यही क्या है कि यूएई और यूएसए ये सरप्लस फंड्स वाली कंट्री हैं जो जिसका पैसा इंडिया है अट्रैक्ट कर सकता है अपने और इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रिसीव कर सकता है इस कंट्री से। इंडिया में क्या होता है गाइज जो हाई टेक्नोलॉजीज होती हैं वो उसका प्रोडक्शन भी है प्लस काफी बड़ा मार्केट भी है इंडिया इन टेक्नोलॉजीज को लेके। तो ये जो सरप्लस फंड्स वाली कंट्रीज हैं ये चाहे तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं इंडिया में और उससे जो इंटरेस्ट है जो फायदा है वो ले सकती हैं और इंडिया को इससे फ़ायदा होगा कि जॉब्स क्रिएट होंगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा तो उससे डेवलपमेंट होगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी इंडिया में। सबका एक विन विन सिचुएशन है। इजराइल का ये है कि इजराइल को एक पार्टनर मिल जाएगा, एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और यूएई का रिकॉग्नाइजेशन जो है इजराइल के लिए वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है इजराइल के लिए। एक मुस्लिम देश का रिकॉग्नाइजेशन इजराइल को मिल जाना ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और साथ ही साथ इंडिया के साथ जो कॉपरेशन है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है इज़राइल के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिफेंस सेक्टर में अगर देखें तो इंडिया एक मार्केट की तरह उभर रहा है इज़राइल के वेपन्स के लिए। और हालाँकि ये कहीं मेंशन नहीं है लेकिन इस ग्रुप में पोटेंशियल है कि ये जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, उसको काउंटर कर सके। अगर आप लोग रिसेंट टाइम्स के डेवलपमेंट देखें तो चाइना का काफ़ी हैवी इन्फ्लुएंस देखने को मिला है वेस्ट एशिया कंट्रीज में। यूएई के साथ इन लोग के पार्टनरशिप्स हैं, ईरान में प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के। इस सबको काउंटर करने का पोटेंशियल है इस ग्रुप के अंदर जो कि जरूरी है इंडिया के लिए भी। चाइना को काउंटर करना जरूरी है इंडिया के लिए भी। और साथ ही साथ ये जो ग्रुप है ये वेस्ट एशिया ओरिएंटेड है। ऐसे ग्रुप में इंडिया की मेंबरशिप होना ये एक तरह से रिकॉग्नाइजेशन है कि इंडिया जो है वो की प्लेयर है और मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है इस एरिया के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये इंडिया की एक उभरती पावर का जो है रिकॉग्नाइजेशन है, इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं। ग्रुप में पोटेंशियल है कि अगर ये ढंग से कोऑपरेट करती है तो ये चार सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दरअसल सिचुएशन क्या है कि इजराइल के पास है टेक्नोलॉजी, यूएई के पास है सरप्लस फंड और यूएसए के पास है टेक्नोलॉजी सरप्लस फंड और इंडिया के पास है स्किल्ड वर्कफोर्स और मार्केट प्लस जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडिया का। ये सब जो क्वालिटीज है हर कंट्रीज की ये वो इस ग्रुप को कंप्लीट ग्रुप बनाती हैं। अगर चैलेंजेस की बात करें तो चाइना अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है इस ग्रुप के लिए। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ईरान में हो गया या यूएई में हो गया या फिर इजराइल में हो गया वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये भी कहा जा सकता है कि इस ग्रुप को
इस ग्रुप को काउंटर करने के लिए चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान मिलके एक अलग ग्रुप क्रिएट कर ले, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के लिए। तो इंडिया को चाहिए कि वो इन कंट्रीज के साथ भी कोऑपरेट करे और बैलेंस्ड एक अप्रोच बना के रखे, ताकि जो ये हॉस्टिलिटी जो है वो ना क्रिएट हो और इस ग्रुप के मेंबर होने की वजह से किसी और कंट्री से इंडिया के रिलेशन ना बिगड़ जाए। तो ये था पूरा गाइस वीडियो I2U2 ग्रुप के बारे में। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो में फीडबैक दीजिए कमेंट में, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।